हेलो दोस्तों, इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात है 2011 की, जब मैं पुणे गया हुआ था। मुझे कुछ किताबें खरीदनी थी। उसी एक किताब की दुकान में मैंने एक बुक का कवर देखा। उस कवर के ऊपर एक खूबसूरत सी लड़की की इमेज थी और उस लड़की के चेहरे पर जब मैंने देखा तो मुझे एक अलग सा एटीट्यूड दिखाई दे रहा था। उसे देखने के बाद, बस एक कवर को देखने के बाद मैंने अंदाजा लगाया कि ये नॉवेल कहीं ना कहीं इस लड़की के ऊपर फोकस कर रहा है, जिसके अंदर एक एटीट्यूड है। और कहीं ना कहीं ये जो बड़ा सा नॉवेल दिख रहा है, जिसके अंदर लगभग 800 साढ़े 800 पेजेस है, ये इस लड़की की कहानी बताने वाला है। उसके बाद मैंने इस नॉवेल को खोल कर देखा और उस नॉवेल का बस एक सेंटेंस मैंने पढ़ा। वो सेंटेंस था, स्कारलेट ओहारा वॉज नॉट ब्यूटिफुल बट men seldom realized it when caught by her charm as the Tarleton twins were। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि ये जो महिला है, जो लीड कैरेक्टर है, उसका नाम है स्कारलेट। और जैसे ही मैंने उस सेंटेंस को पढ़ा तो मैं इस नॉवेल के प्यार में पड़ गया, क्योंकि उस एक सेंटेंस के अंदर मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो एक नॉर्मल प्रोज सेंटेंस नहीं हो, बल्कि एक पोएट्री हो। मुझे वो एक सेंटेंस किसी कविता के एक वाक्य की तरह लगने लगा और फिर मैंने इस नॉवेल को खरीद लिया। जैसे ही मैं इस नॉवेल को खरीद कर घर गया, मैंने बस 3-4 दिन के अंदर बिना कुछ और किए बस मैं क्लासेस करता था और जैसे मैं वापस आता था मैं गॉन विद द विंड पढ़ने लगता था। ऐसे करके लगभग 3-4 दिनों के अंदर ही मैंने इस बड़े से नॉवेल को कंप्लीट कर दिया। और जब ये नॉवेल कंप्लीट हो गया तो मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आया कि कहाँ पर है ये ऑथर मार्गरेट मिशेल। क्योंकि मेरे मन में ख्याल आने लगा कि वो ऑथर कितनी महान होगी जिसने इतना बड़ा नॉवेल लिखा, और उस नॉवेल का कोई भी सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे लगने लगता है कि जैसे कविता लिखी है, एक फ्लॉलेस, एक परफेक्ट पोएम लिखी हुई है। ऐसा हमें इस नॉवेल को पढ़ते हुए लगने लगता है। और मेरे मन में ख्याल आया कि अगर किसी दिन मार्गरेट मिशेल सामने आ जाए तो उनके पैरों में गिरकर उन्हें साक्षात दंडवत प्रणाम में करना चाहूंगा। और दूसरा ख्याल मेरे मन में आने लगा कि स्कारलेट कहाँ पर है। मैं देखने लगा, अपने आसपास में देखने लगा कि इस लड़की के अंदर, इस महिला के अंदर स्कारलेट के कौन से गुण हैं। क्योंकि जब इस नॉवेल को हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं पूरी की पूरी कहानी स्कारलेट के साथ साथ आगे बढ़ती जाती है और कहीं ना कहीं हम स्कारलेट के प्यार में पड़ जाते हैं, जैसे कि मैं स्कारलेट के प्यार में पड़ गया था। स्कारलेट एक ऐसी महिला जो किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानती। ये कहानी है स्कारलेट की, जो 1861 के अमेरिकन सिविल वॉर के अंदर अपने आप को जिंदा बचाती है, अपने आप को सारे स्ट्रगल से पार ले जाती है। और फिर जैसा कि इस नॉवेल का नाम है गॉन विद द विंड, और हम देखते हैं कि जैसे जैसे इन स्ट्रगल्स को फेस करती है स्कारलेट के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे अमेरिकन सिविल वॉर खत्म होता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वैसे वैसे वहां की सोसाइटी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। और हम देखते हैं कि 1861 टू 65 के बीच में जो अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था, उसके बाद एक सोसाइटी, एक कल्चर हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका के इतिहास में से गायब हो गया। इसीलिए इस नॉवेल का नाम गॉन विद द विंड रखा गया है। ये कहानी है एक सिविलाइजेशन की, वो सिविलाइजेशन जहां पर गोरे लोग काले लोगों को स्लेव रखा करते थे, गुलाम रखा करते थे। ऐसे ही एक प्लांटेशन ओनर जेराल्ड ओहारा की बेटी है स्कारलेट ओहारा। इस स्कारलेट ओहारा की कहानी है जो एशली विल्किस से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन वो एशली विल्किस को कभी बताती नहीं कि वो उससे प्यार करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस इमेज में देखिए, आपको क्या दिख रहा है? एटीट्यूड। स्कारलेट अपने आप को इतना खूबसूरत मानती है क्योंकि वो खूबसूरत है, और वो मानती है कि उसने आगे होकर किसी से अपने प्यार का इजहार नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उसकी खूबसूरती का अपमान होगा। इस तरह का एटीट्यूड स्कारलेट का है, और इसीलिए वो एशली विल्किस से कभी अपने प्यार का इजहार नहीं करती। लेकिन फिर युद्ध की घोषणा हो जाती है और वहीं पे स्कारलेट को एक झटका लगता है, जहां पर उसे पता चलता है कि एशली अपनी कजन मेलेनी के साथ शादी कर रहा है। ऐसे में जल्दबाजी के अंदर स्कारलेट भी चार्ल्स हैमिल्टन के साथ शादी कर लेती है, जो कि मेलेनी का ही भाई है। ऐसे ही कहानी आगे जाती है और हम देखते हैं कि आखिर युद्ध का मतलब क्या होता है। दोस्तों, आम जिंदगी के अंदर हमें नेता लोग, पॉलिटिशियंस भड़काऊ भाषण देते हैं और कहते हैं कि युद्ध देखो कितना वीरों का काम है।
लेकिन जब हम इस नॉवेल से जाते हैं तो हम एक ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। कई बार ग्राउंड रियलिटी चौंका देने वाली होती है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जो हमें बताया जाता है उससे कंप्लीटली अलग होती है। यहीं पे हमें ब्लैक एंड व्हाइट का फर्क दिखने लगता है, क्योंकि हमें नेता लोग बताते हैं कि वॉर कितना वीरतापूर्ण होता है, कितना खूबसूरत बहादुरी का काम होता है। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, ये नॉवेल इतना एक्सटेंसिवली, इतना डिटेल में लिखा है कि हर एक इमोशन आप फील कर सकते हैं। स्कारलेट की सारी स्ट्रगल्स को, उस युद्ध में चलने वाली परेशानियों को, एंग्जाइटी को हम फील कर सकते हैं और हमें युद्ध से नफरत सी होने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे स्कारलेट को युद्ध से नफरत है, और कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमें युद्ध से प्यार हो जाए तो हम युद्ध को सपोर्ट करने लगेंगे। जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस कहानी में आता है जिसका नाम है रेड बटलर, जो पूरे दिलो जान से स्कारलेट पे प्यार करता है। लेकिन रेड बटलर बहुत ही होशियार है। वो जानता है कि अभी भी स्कारलेट के मन के अंदर एशली के लिए प्यार है। ऐसे में वो कभी भी स्कारलेट को अपने प्यार का इजहार नहीं करता। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब अटलांटा शहर के अंदर आग लगने लगती है, और ऐसे में जब रेड स्कारलेट को वहां से बचाकर अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ ले जा रहा होता है, ऐसे में जब उसे पता चलता है कि शायद ये आखिरी समय हो सकता है, एक आखिरी मौका हो सकता है कि जब वो स्कारलेट को अपने प्यार का इजहार करे, ऐसे समय पर रेड स्कारलेट को अपने प्यार का इजहार करता है और वो युद्ध में पार्टिसिपेट करने चला जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन युद्ध अपने पीछे भूख छोड़ गया, युद्ध अपने पीछे बीमार लोग छोड़ गया, ऐसे लोग छोड़ गया जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है। कई सारी फैमिलीज के अंदर उनके जो कर्ता धर्ता पुरुष थे वो नहीं है। ऐसे में सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ऐसे में जो ब्लैक लोग थे उन्हें तो आजादी मिल गई, लेकिन ब्लैक लोगों को ये पता नहीं है कि आखिर उन्हें करना क्या चाहिए। दोस्तों, ऐसे में नाना पाटेकर का एक डायलॉग याद आता है, गुलामी में रहने की आदत पड़ गई है। वही डायलॉग जो क्रांतिवीर के उस फांसी देने वाले सीन में नाना पाटेकर बोलते हैं, और हम वहां पे देख पाते हैं कि जो काले लोग हैं उन्हें जमीन तो दे दी गई है, उन्हें जमीन बांटी गई है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जमीन किस तरह से चलानी है, उन्हें मैनेजमेंट नहीं पता है। और ये सारे स्ट्रगल्स हम देख पाते हैं और हम इनसे रिलेट कर पाते हैं। इससे जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम स्कारलेट के और चैलेंजेस देखते हैं, क्योंकि युद्ध के बाद सब कुछ तहस नहस हो चुका है। स्कारलेट की पूरी जिंदगी अपसाइड डाउन हो चुकी है, वो विधवा हो चुकी है, और ऐसे में अपने घर को बचाने के लिए स्कारलेट दूसरी शादी कर लेती है। लेकिन ठहरिए, क्योंकि ये शादी वो रेड बटलर से नहीं बल्कि किसी और व्यक्ति के साथ करती है, और सिर्फ पैसों के लिए करती है, क्योंकि उन पैसों से उसे अपना घर बचाना है। उन पैसों से स्कारलेट को अपने जमीन, अपनी खेत बचाने हैं, और वो शादी कर लेती है। कहानी और आगे बढ़ती है और फिर हम देखते हैं कि अमेरिकन सोसाइटी के अंदर अब कू क्लक्स क्लैन नाम का एक ग्रुप उभर कर आया है। ये ग्रुप जो अब काले लोगों से बदला लेता है। हमें पता चला है कि जो काले लोग हो वो तो अभी आजाद हो गए, लेकिन वो अभी बेलगाम है, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उन्हें गुलामी में रहने की आदत थी, और अब जब आजाद हो गए हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि इस आजादी का क्या किया जाए। ऐसे में कुछ काले लोग आजादी का गलत फायदा उठा रहे हैं। वो जो व्हाइट महिलाएं हैं उनके साथ दुराचार कर रहे हैं, रेप करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को कू क्लक्स क्लान ये ग्रुप सजा देता है, उन्हें फांसी दे देता है, उनको गोलियों से उड़ा देता है। ऐसे ग्रुप के बारे में हमें पता चलता है और हम देखते हैं कि सोसाइटी किस तरह से चेंज हुई है, सोसाइटी के अंदर रिवॉल्यूशन किस तरह से पैदा हुआ है। ऐसे ऐसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम पाते हैं कि कू क्लक्स क्लान के अंदर स्कारलेट का दूसरा पति शामिल होता है और उसकी भी मौत हो जाती है। और फिर आखिर में जाकर रेड बटलर स्कारलेट को अपने प्यार का इजहार करता है और उसे किसी तरह से शादी के लिए मना लेता है। स्कारलेट उससे शादी तो करती है, लेकिन अब भी वो अपने पहले प्यार एशली विल्क्स के प्यार में पूरी तरह से उसमें ही गुम है। और ऐसे में हम देखते हैं कि रेड बटलर हर एक कोशिश कर लेता है, वो उसे घुमाने ले जाता है, पूरी दुनिया घुमा देता है, उसे महंगी सी महंगी चीजें देता है, उसे शानो शौकत देता है, जैसा घर उसे चाहिए उसे बड़ा सा घर, बड़ा सा बंगला उसे वो देता है। लेकिन फिर भी स्कारलेट अभी भी एशली के प्यार में है
और जब कहानी अंत में आती है हमें पता चलता है कि एशली कभी भी स्कारलेट से प्यार नहीं करता है। एशली कभी भी स्कारलेट को चाहता ही नहीं है, बल्कि वो तो पहले से ही मेलनी के प्यार में था। जब ये बात पता चलती है तो फिर से एक बार हमें पता चलता है कि जो गॉन विद द विंड है, ये टाइटल कितना इंपॉर्टेंट है इस नॉवेल के लिए, क्योंकि स्कारलेट की पूरी जिंदगी गॉन विद द विंड यहाँ पे हो गई है। पूरी जिंदगी उसने जो सोचा है वो एक छलावा है, वो एक झूठ है, ऐसा उसे जब पता चलता है। और उसके बाद उसे पता चलता है कि वास्तविकता में वो भी एशली से प्यार नहीं करती, बल्कि वो भी रेड से प्यार करती है। दोस्तों, इंसान का मन, इंसान की अंतरात्मा एक गहरे कुएं की तरह है जिसकी गहराई कोई नहीं नाप सकता, और ये बात हमें इस नॉवेल से पता चलती है। लेकिन आखिरी डायलॉग के अंदर रेड बटलर कहता है, माय डियर आई डोंट गिव अ डैम, और वो स्कारलेट को ठुकरा कर चला जाता है। ऐसे में हमें उतना ही दर्द होता है जितना दर्द स्कारलेट को होता है। लेकिन इस दर्द के साथ जब एक कहानी खत्म होती है तो हमारे जहन से स्कारलेट कभी भी बाहर नहीं निकलती है, हमारे जहन में हमारी जिंदगी भर। क्योंकि आज 10 साल हो चुके हैं इस नॉवेल को पढ़कर, फिर भी इस कहानी का हर एक किस्सा, हर एक पात्र पूरी तरह से मेरे दिमाग में पूरी तरह से प्रिंट हो चुका है। इतने इस खूबसूरत नॉवेल को आप जरूर पढ़िए। ये एक नॉवेल अगर आप पढ़ लेंगे तो आप पाएंगे इस एक नॉवेल के अंदर आपको इतना कुछ जानने को मिला है, आपको जिंदगी का इतना सार मिल चुका है कि शायद ही आप इस नॉवेल से बेहतर नॉवेल फिर कभी ढूंढ पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस नॉवेल की शॉर्ट समरी और इसकी कुछ कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी। अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो आप उन नॉवेल्स के नाम के साथ कमेंट करिए जिनकी आपको समरी चाहिए। चलिए, आपको मिलते हैं अगले समरी वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।